अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अल-कायदा ने 9/11 किया। अल-कायदा दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। अल-कायदा के टेररिस्टों को मारा, ख़त्म किया, सब कुछ हुआ। अब अल-कायदा को वापस ज़िंदा किया गया है। अब यहाँ पे बात साबित हो जाती है कि अल-कायदा को CIA ने बनाया था ISI की मदद से, और CIA ही इसको चलाती रही है अपने मकसद के लिए। 9/11 के बाद दुनिया के कितने मुल्कों में अमेरिका ने इन्वेड किया, मिलियंस ऑफ लोग मारे। तो अल-कायदा ने एक्चुअली अमेरिका का पर्पस सर्व किया था ना, जब भी तो अल-कायदा को बहाना बना के। इससे पहले सऊदी अरब ने कभी भी अमेरिका को अपने ज़मीन पे फौज रखने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन वही 9/11 के बाद अमेरिका ने ये सब मकसद हासिल किए। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फौजी अमेरिका के गल्फ़ में बैठे हैं, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, इमारात में, सऊदी अरब में, इराक़ में, सब जगह। अब लेटेस्ट ये हुआ है कि सीरिया में हलब, जिसको इंग्लिश में अलेप्पो कहते हैं, उस पे कब्ज़े के लिए अल-कायदा के टेररिस्ट, ISIS के टेररिस्ट आगे बढ़े। सीरियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ असद, जो बशार अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उसकी फोर्सेस के ख़िलाफ़, और अल-कायदा और ISIS के टेररिस्टों की मदद के लिए पीछे से नेटो के, यानी यूरोपियन, ब्रिटिश और अमेरिकन एयर फोर्स हमले कर रही थी, बमबारी कर रही थी। तुर्की आगे आगे था, बीइंग मेंबर ऑफ नेटो। जैसा कि गज़ा में इज़राइल ने हमले किए, मारा लोगों को, तबाहियाँ की, उसी लेवल की तबाहियाँ वहाँ पे हो रही हैं। किसी एक मुसलमान मुल्क ने बोला, कोई एक प्रोटेस्ट हुआ? उल्टा लंदन में उन टेररिस्टों को जो कि अलेप्पो, हलब की तरफ जा रहे थे, उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म का ये खेल है अमेरिकन CIA का, नेटो का, कि ट्रंप के आने से पहले मामलात को इतने ख़राब करने हैं, इतने ख़राब करने हैं कि आगे ट्रंप से भी मामलात संभाले ना जा सकें। ट्रंप ने खुद कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और नेटो ट्राई कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाया जाए और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी जाए, ताकि वो मुझे प्रेसिडेंट ना बनने दें और ट्रांसफ़र ऑफ पावर ना हो सके। यानी ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है तो अमेरिका में और पूरी दुनिया में इमरजेंसी लग जाएगी ना। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके प्रेसिडेंशियल पावर्स के साथ बाइडेन कंटिन्यू कर सकता है। और ये कोशिश है, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस अपनी फोर्सेस को यूक्रेन भेज रहे हैं, मैं इस जंग को बिल्कुल ख़त्म करूंगा और US ट्रूप्स को उधर से बिल्कुल विड्रॉ कर दूंगा। लेकिन मुझे डर है कि ये लोग वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करके, तो अब उस रीजन में उस जंग को बहुत बढ़ाया जा रहा है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद की फोर्सेस को रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरफ यूक्रेन में रशिया से नेटो लड़ रहा है ज़ेलेंस्की को आगे बढ़ा के, और अब दूसरी तरफ सीरिया, इराक़ में इन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये ISIS वाले और अल-कायदा वाले इतने ज़्यादा इस्लामिस्ट हैं, इस्लाम को इतना वो कर रहे हैं, तो इन्होंने कभी इज़राइल पे क्यों हमला नहीं किया? उस रीजन में इन्होंने इराक़, सीरिया, लीबिया, हर जगह हमला किया, कभी इज़राइल की तरफ तो इन्होंने आँख उठा के नहीं देखी। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यही है कि ये अमेरिकन डीप स्टेट की पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से ये सारे मामले हो रहे हैं। UK में पुलिस बिल्कुल तमाशाई बन के रह गई है। UK में रोज़ ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गज़ा के तो लगातार हो रहे हैं, और बाकायदा पुलिस पे हमले होते हैं।
बाकायदा पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है, इसके बावजूद कोई इनको रोकने वाला नहीं। पुलिस तमाशाई बन के रहती है, पुलिस के कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि पुलिस इनके ऊपर पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करती। जैसा कि दूसरे कोई ज्यूस प्रोटेस्ट कर ले, या इवन ब्रिटिश नेशनलिस्ट जो हैं वो ब्रिटिश झंडे के साथ अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको बाय फोर्स रोका जाता है, इनको जेलों में डाला जाता है। कोई एक फेसबुक पे पोस्ट कर दे तो उसको सज़ाएं हो जाती हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट पुलिस पे हमले करते हैं, पुलिस को मारते हैं। अब आप देखें ना, मैनचेस्टर एयरपोर्ट का वाक़या सबको याद होगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे 2 पाकिस्तानी लड़के अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पे जब फ़्लाइट से उतरते हैं तो पुलिस ने उनको रोका कि तुम लोग वांटेड की लिस्ट में हो तो हम तुम्हें गिरफ़्तार करते हैं। तो उन्होंने एक पुलिस वाली का नाक तोड़ दिया मुक्का मार के और पुलिस पे हमला किया। जवाब में फिर पुलिस ने इनको लातें मारी और उनको गिरफ्तार किया। वो लातें मारने वाली और गिरफ्तार करने वाली वीडियोस इतनी वायरल कर दी गई शुरू के 1 घंटे में कि पूरी दुनिया में शोर मचने लगा और ब्रिटिश का लेफ्ट इकोसिस्टम और सारे शुरू हो गए। फिर पुलिस को वो वीडियोस पूरी निकालनी पड़ी और बताना पड़ा कि हमला पहले इन 2 लड़कों ने किया था। और इतना ज़्यादा प्रेशर में लाया गया पुलिस को कि पुलिस को उन लड़कों को छोड़ना पड़ा। उल्टा पुलिस के ऊपर केस बना। वो पुलिस वाले जिसने लातें मारी उसको गिरफ्तार सस्पेंड किया गया और एक पुलिस वाली का जिसने नाक तोड़ा था उसको छोड़ दिया। अब फिर एक जिहादी को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो उसने हमला कर दिया, पुलिस वालों को मारा, लेकिन पुलिस तमाशाई बन के बैठी रही। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिहादियों के और उनको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन जो आम बेचारा फेसबुक पे पोस्ट कर दे या कोई सच बोल दे उसको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पे अब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ख़त्म हो गई है। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे कह रहे थे कि आरिफ भाई अब यूके रहने जैसा नहीं रहा और हम बहुत जल्द फ्यूचर में या तो इंडिया मूव हो जाएंगे या कहीं और, लेकिन अब यूके में आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो अजीज़ दोस्तों, ये सब तो चले जाएंगे, इनके पास तो इनका देश है इंडिया, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो भारत भी नहीं रखेगा, हमें भारत वीज़ा नहीं देता, बहुत मुश्किल से विज़िट वीज़ा देता है, वो भी लिमिटेड, 1 दिन ऊपर स्टे नहीं कर सकते। हमें रेसिडेंस वीज़ा थोड़ी देगा, तो हमारे पास तो कोई और जगह रहने की बची नहीं है। एक दोस्त मशवरा ले रहे थे कि मैं दुबई मूव हो जाऊं, आपका क्या ख्याल है, दुबई कैसा है? तो देखें, दुबई दुनिया के सेफेस्ट तरीन इलाकों में से एक है। दुबई में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। एक बिजनेसमैन, एक फैमिली वाला आदमी वहाँ रहने जाता है, कहीं भी रहने जाता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस हवाले से दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस। लेकिन मसला ये है कि दुबई में सिविल लिबर्टीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मतलब उनके कानून के अंदर जो चीज़ें हैं उसको आपने फॉलो करना है। और उनके कानून में, जैसे यहाँ पे तो मादर पिदर आज़ादी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुबई में तो नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर आप अपनी मर्ज़ी से जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। दुबई में आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कुछ करने से पहले। तो मेरे नज़र में दुबई वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे ज़िंदगी की खूबसूरती है, हर तरह की अय्याशी है। एक छोटे से शहर के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया की रिजॉर्ट्स और चीज़ें भर दी हैं, सब कुछ है। लेकिन स्टिल मेरे जैसा आदमी तो दुबई में भी नहीं रह सकता। फिर मैं तो सनातनी ठहरा। बोर्न मुस्लिम सनातनी हो जाए तो उसकी तो सज़ा फिर इस्लाम में आपको अच्छी तरह पता है। तो इस हवाले से मेरे जैसे आदमी के लिए दुबई मुश्किल है। हाँ, एक आम इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, उसको दुबई में कोई मसला नहीं है, इसलिए कि दुबई में अब रिलीजियस फ्रीडम भी है। एक हिंदू अपना मज़हब आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। वहाँ मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदू एजुकेशन जैसे रामायण वगैरह, योगा वगैरह पढ़ाई जाती है। तो इस हवाले से दुबई एक बहुत ही अच्छी जगह है। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि दुनिया के ज़्यादा देशों की तरह दुबई में भी एक अमीर गरीब का फ़र्क बहुत ही बड़ा है।
दुबई में अमीरों के लिए तो बहुत ही फैसिलिटीज़ हैं, मिडिल क्लास के लिए भी काफ़ी हद तक है, लेकिन एक तबका दुबई का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जॉब्स करता है, छोटी जॉब्स करता है, ड्राइवर की और प्यून की और छोटी जॉबें जो करते हैं, उनकी लाइफ बहुत टफ है। क्योंकि मैं तो दुबई में रहा भी हूँ और आज भी कांटेक्ट में हूँ। जो छोटी जॉब करने वाले होते हैं उनकी सैलरीज कम होती हैं, तो इस वजह से उनको महंगाई तो वहाँ पे भी है काफ़ी हद तक, तो उनको फिर वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं और 12-14 घंटे के काम करते हैं। दुबई में एजुकेशन फ्री नहीं है, तो वो सब खर्चे भी बहुत हैं, तो एक आम आदमी अपनी फैमिली भी नहीं बुला सकता। लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी इतना नहीं कमाता कि वो अपनी फैमिली को वहाँ रख सके, 2 बच्चों को पढ़ा सके। तो इस हवाले से दुबई में थोड़ा पैसा है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या एक बहुत अच्छी जॉब है, तो आप दुबई में सरवाइव कर सकते हैं। कमिंग बैक टू अमेरिका, अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस हिसाब से अब चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उससे दुनिया बहुत डरी हुई है। एक तो ये है कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो मैक्सिको और कनाडा की जो इंपोर्ट है अमेरिका में, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे, यानी 25% टैक्स लगा देंगे। तो जो प्रोडक्ट्स कनाडा से आती हैं, जैसे कि ज़्यादातर कनाडा से ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, कि कनाडा ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और मैक्सिको में से काफ़ी आईटी के हवाले से और दीगर प्रोडक्ट्स आती हैं। दोनों मिला के अमेरिका में मैक्सिको और कनाडा की तकरीबन 1 ट्रिलियन की इंपोर्ट है। यानी यूँ समझ लें कि 400 और कुछ मैक्सिको से बिलियन डॉलर आते हैं की प्रोडक्ट्स आती हैं, और 400 कुछ बिलियन डॉलर्स की प्रोडक्ट्स कनाडा से आती हैं, यानी 900 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। अब अंदाज़ा एक मोटा मोटा लगाएं कि 1 ट्रिलियन की जो प्रोडक्ट्स वहाँ से आएंगी वो 1.25 ट्रिलियन की हो जाएंगी 25% टैरिफ लगाने से, 25% टैक्स लगाने से। उस पर मैक्सिको की प्रेसिडेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, और दोनों मुल्क डरे हुए हैं कि ज़ाहिर है जब एक प्रोडक्ट जो आती है $1 की, वो $100 की सपोज़ कोई प्रोडक्ट आती है, वो 125 की हो जाएगी। तो उसका मकसद प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये है कि लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा, जैसे भारत में मेक इन इंडिया को वो किया जाता है, ऐसे वहाँ पे किया जाए। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बहुत ही सख्त एक बयान दिया है, उसने हिला के रख दिया है, वो ये है कि ब्रिक्स कंट्री हैं ना, जो कि रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अब जो कुछ नए कंट्री जुड़े हैं, वो अपनी ब्रिक्स करेंसी लाना चाहते हैं और डॉलर को डंप करना चाहते हैं। और ऑलरेडी चाइना, रशिया ने डॉलर डंप कर दिया। इस तरह इंडिया भी शायद रशिया के साथ इंडियन करेंसी में डील कर रहा है। तो उस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि खबरदार है, अगर तुम लोगों ने डॉलर को डंप किया और अगर ब्रिक्स करेंसी को लाने की कोशिश की गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये नहीं होने दूंगा। फिर मैं उन कंट्रीज़ की जितनी भी इंपोर्ट्स अमेरिका को हैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा 100%। यानी जो चीज़ $100 की अमेरिका को आप भेज रहे थे, वो उस पर $100 टैक्स लग जाएगा। तो फिर कौन अमेरिका में वो इतनी महंगी चीज़ें खरीदेगा, तो उनकी इंपोर्ट्स को असर पड़ेगा। उसने कहा कि यूएस इकोनॉमी को अगर आप तबाह करना चाहते हैं और डॉलर को डंप करना चाहते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसीज़ लेके आगे आ रहे हैं, और उन्होंने जो अपनी टीम सेलेक्ट की है उसने भी लोगों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि पूरी हिंदू कैबिनेट भर दी है। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस की चीफ है वो तुलसी गबाड़ को बनाया है। तुलसी गबाड़ एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, इंडियन नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इंडियन जब किसी मुल्क में किसी पोजीशन पे होता है, चाहे वो किसी बिजनेस में कोई जॉब कर रहा है, कोई पोजीशन पे है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, चाहे वो पॉलिटिक्स में, तो वो उस देश का बेहतर सोचता है, वो फिर इंडिया का नहीं सोचता। जैसे ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बना था, तो उसने कभी इंडिया के लिए कोई फेवरेबल चीज़ नहीं सोची, उल्टा डरता था
कि बोरिस जॉनसन तो जब प्राइम मिनिस्टर था तो गुजरात जाता है और वहाँ से डेयरी की डील्स करता है सब कुछ। अगर उसकी जगह ऋषि सुनक होता तो सब ये ठप्पा लगाते ब्रिटेन में कि ये देखो अपने मातृ देश को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह तुलसी गबार इज़ एन अमेरिकन और पूरे दिल और जान से वो अमेरिका की बेहतरी सोचती है। उसको इंटेलिजेंस चीफ बनाया है और अब काश पटेल को FBI का डायरेक्टर, पहले लोग कहते थे कि CIA का डायरेक्टर बनाएगा, लेकिन फिर FBI का डायरेक्टर बनाया है। तो FBI का डायरेक्टर होने से ये है कि इंटेलिजेंस तो पूरी हिंदू रिलीजन के लोगों को वो हो गई है। अब ये काश पटेल यानी कश्यप पटेल जो हैं, इनके फादर का मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था, उन्होंने मुबारकबाद दी है कि ये मेरा बेटा जो मेरे पास नौकरी करता था, मेरे मोटेल में काम करता था, अब वो अमेरिका की FBI का डायरेक्टर है। काश पटेल ने खुल के कहा है कि मैं पूरा CIA FBI इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा चेंज कर दूंगा, अमेरिकन डीप स्टेट इसको गलत इस्तेमाल कर रही है। तो काश पटेल की भी जो बयानात हैं और जो पॉलिटिक्स है वो एंटी डीप स्टेट हैं। इसके अलावा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे ट्रंप की प्रेसिडेंसी में, वैंस, उनकी बीवी भी हिंदू हैं और वो भी हिंदुइज़्म के हवाले से बयान दिए हैं कि मुझे काफ़ी रोशनी मिलती है हिंदुइज़्म से, सनातन से। तो वो भी एक हिंदू हैं। ट्रंप के अमेरिका की पॉलिटिक्स में अब ट्रंप की कैबिनेट में हिंदू लोग काफ़ी आगे हैं। इसके अलावा अजीज़ दोस्तों बाकी भी जो रामास्वामी हैं, जो विवेक रामास्वामी जी, वो भी हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। वो पूरे नेटवर्क को, पूरी कैबिनेट को, पूरे अमेरिकन सिस्टम को एलन मस्क के साथ मिलकर लुक ओवर करेंगे, उनको ऐसी कमेटी दी गई है। तो हिंदुओं के अलावा भी जो ट्रंप की सिलेक्शन है ना, अब जैसे इन्होंने जो बॉर्डर की रक्षा के लिए जिस आदमी को बॉर्डर जार बनाया है, बॉर्डर का जो चीफ बनाया है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का, टॉम होमन तो क्लियरली कहते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आप अगर लोगों को डिपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब आप फैमिली को तोड़ना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को डिपोर्ट कर देंगे, फैमिली में से कुछ लोग यहीं रहेंगे। तो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं तोड़ना चाह रहा, मैं तो पूरी फैमिली को डिपोर्ट करने को तैयार हूँ। बड़ा सख्त उनका भी स्टैंड है। टॉम होमन बहुत ही सख्त आदमी हैं। We have seen one estimate that says it would cost $88 billion to deport 1 million people a year. I don't know if that's accurate or not. Is that what American taxpayers should expect? What price do you put on national security? Is that worth it? Is there a way to carry out mass deportation without separating families? Of course there is. Families can be deported together. इसके अलावा अमेरिका के UN एम्बेसडर के लिए एलिजे स्टेफेनिक को घोषित किया है ट्रंप ने। एलिजे स्टेफेनिक के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो ज़ायोनिस्ट हैं, वो मतलब इज़राइल को बहुत खुल के आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टेफेनिक भी एक सख्त किस्म की, मतलब जितने सिलेक्शन किए हैं। अब एक मिसाल है कि फॉक्स न्यूज़ के पैट हेग्सेट को इन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी घोषित किया है, लेकिन जो डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेगेट हैं वो क्रिश्चियनिटी, एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते हैं। इनके जिस्म पे ये जो टैटूज़ आप देखते हैं, इससे ही अंदाज़ा होता है कि ये फार राइट क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो ये है कि ये भी एक बड़ी ख़तरनाक अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा मार्को रूबियो को फॉरेन मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है। वो भी बड़ा सख्त स्टैंड रखते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। वो चाइना के ख़िलाफ़ बहुत बड़े हार्ड लाइनर हैं। ये प्रो इज़राइल बहुत बड़ा स्टैंड रखते हैं और ये इन्होंने बयान दिया है कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन रशिया के साथ अब सरेंडर करके रशिया के साथ मामलात को बेहतर बनाए। तो अज़ीज़ दोस्तों, इन सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि अगर ट्रंप को आने दिया गया, क्योंकि मैं तो पहले ही समझता था कि इसको इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे। मैं तो शुरू में
जब से ट्रंप पे केसेस बने थे 2020 के बाद, तब से मैं कह रहा था कि ट्रंप को अगले इलेक्शन में लड़ने ही नहीं दिया जाएगा। अगर लड़ने दिया जाएगा तो डीप स्टेट उसको जीतने नहीं देगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब भी एक काफ़ी अरसा बाकी है। अभी तकरीबन 50 दिन बाकी हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप को शपथ लेने में। लेट्स सी 50 दिन में दुनिया का क्या नक्शा बदलता है। जिस हिसाब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन डीप स्टेट की मर्जी से, उनकी डिज़ाइन से दुनिया में जंगों का दायरा कार बढ़ा रहा है, जैसे कि सीरिया इराक में फिल वक्त कोई जंग नहीं थी तो अब उसको वापस बढ़ाया गया है। फिर लश्कर तैयार किए गए अपने बनाए हुए टेररिस्ट अलकायदा और आईएस के। और तुर्की एक टेररिस्ट कंट्री है, तुर्की की मदद से वहाँ पे जो फौजकशी की जा रही है हलब पे कब्ज़े के लिए। इज़राइल का हज़बुल्ला से तो एग्रीमेंट हो गया है, काफ़ी हद तक गज़ा हज़बुल्ला की जंग कंट्रोल में आ गई है, ख़त्म होने को है। यूक्रेन के भी ज़ेलेंस्की ने इशारा दिया है कि मैं, रशिया ने जो मेरी ज़मीनें कब्ज़ा कर ली हैं, मैं वो सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं जंग ख़त्म करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नेटो की मेंबरशिप मिले। तो नेटो की मेंबरशिप की वजह से ही तो ये जंग शुरू हुई थी, तो मेंबरशिप तो नहीं मिल सकती। लेकिन यू नेवर नो कि ये अमेरिकन डीप स्टेट नेटो को किस तरह इस्तेमाल करके इस पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में जंगों को ना फैला दे। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन ये है कि ट्रंप के इरादे तो बहुत ही ख़तरनाक हैं। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। Than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues. We risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization... And you're the member of Congress. We agree on that. Fix it. We agree. Mr. Holman, you have said that most immigrants are, quote, not criminals other than the criminal act that they do when they enter the country illegally. That is why I think we ought to revisit decriminalizing desperation, striking sections 1325 and 1326 of Title 8 of the U.S. Code, the statutes that the administration has leveraged to separate thousands of children from their families. Mr. Holman, do you understand that the consequences of separation of many children will be lifelong trauma and carried across generations? Have we not learned from the internment of Japanese Americans? Mr. Holman, I'm a father. Do you have children? How can you possibly allow this to happen under your watch? Do you not care? Is it because these children don't look like children that are around you? I don't get it. Have you ever held a deceased child in your arms? First of all, your comments are disgusting.
I've served my I find your country. I've served my comments country. I've disgusting served as my well, country sir. for 34 years. I find your this comments is out of disgusting control. as well. I've served my country for 34 years, and yes, I held a 5-year-old boy in my arms. That in back of that tractor trailer, I knelt down beside him and said a prayer for him because I knew what his last 30 minutes of his life were like, and I had a 5-year-old son at the time. What I've been trying to do my 34 years serving my nation is to save lives. So for you to sit there and insult my integrity and my love for my country and for children, that's why this whole thing needs to be fixed. And you're the member of We Congress. agree on that. Fix it. We agree on You that, have but I failed it. You disagree. But I also Hold on, disagree with your the characterization of gentleman- immigrants as Congress prone has to served American criminality. people for 3 decades on this. Gentleman's time has expired. No one in this room has seen what I've seen in my 34-year career. Very well. No one has experienced what I've experienced. I've saw many dead bodies coming across this border. And you want to talk about the memo? This memo is one option to stop death. Not just about enforcing the law, stop death. If you want to legalize illegal immigration, good luck with that, because it's going to get a hell of a lot worse on that border. If you say, well, okay, from now on, there will be no consequence, no deterrence. It's not illegal to come to this country illegally. More families will come. 31% women will be raped. More children would die. We're a nation of laws. If you don't like it, sir, change it. You're the legislator. I'm the executive branch. And I've served my country honorably for 34 years. And I will not sit here and have anybody say that I don't care about children because you're not the same color as my children. Thank you very much.